वादी कश्मीर में नफ्सियाती तकालीफ में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और दीगर नफ्सियाती तकालीफ से न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे और जवान भी जूझ रहे हैं। अगरचे इन तकालीफ के पीछे कई वजूहात कार फरमा हैं, लेकिन क्या तर्ज ज़िंदगी और खान पान के तरीक़ों में तब्दीली से ये तकालीफ पैदा होते हैं, और अगर हाँ तो इनमें तब्दीली लाकर किस तरह इन तकालीफ से बचा जा सकता है। इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आसिया नबी। डॉक्टर आसिया दुबई यूएई के प्राइम हेल्थ में बतौर असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर काम कर रही है। खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जिस तरह वादी कश्मीर में नफ्सियाती तकालीफ में इजाफा हो रहा है, क्या दीगर जगहों पर भी इसी तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने जिससे हमने प्रोग्राम को शुरुआत की है। देखिए, वर्ल्ड वाइड अगर WHO की स्टेटमेंट देखें तो उनका कहना ये है और उनकी सर्वे ये कहती हैं कि लाइफ टाइम में 1 in 4 इज़ अफेक्टेड विद मेंटल हेल्थ। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब कि 4 लोगों में से एक इंसान ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और हर लाइफ टाइम इफेक्ट हो सकता है। तो जिस्मानी सेहत, जब हम जहनी सेहत की बात करते हैं, मुख्तलिफ किस तरह है? फिज़िकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत और मेंटल हेल्थ, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आम तौर की ज़िंदगी में और जो पिछली हमारा जो रिकॉर्ड रहा है, हमने हमेशा फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी है। फ़िज़िकल हेल्थ में आपका अगर मैं लोगों की ईजी तरीके से समझने की बात करूं कि आपका फूड हैबिट्स क्या है, आप कितना एक्टिव हो, हर एज के हिसाब से आपकी मूवमेंट क्या है, आपका कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सब फिज़िकल हेल्थ के एट्रीब्यूट्स आते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ जो है, जिस पे हमने ज़्यादा बात नहीं की है और ज़्यादातर हमने डिप्रेशन के हवाले से बात की है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आज जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं होने के बारे में बात करें। तो पहले तो हम लोग ये समझ लिए कि मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग रिलेटेड टू सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। सो इसमें आपका इमोशंस भी आ गया, इसमें आपका फिजियोलॉजिकल वेलबींग भी आ गया और सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट, सो आप किस तरीके से समझते हो, आप किस तरीके से बात को इंटरप्रेट करते हो, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एबिलिटी टू परफॉर्म, चाहे आप ऑफिस जॉब में हो, आपकी कंसंट्रेशन, आप किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करते हो, आपकी पर्सनल रिलेशन, आप किस तरीके से घर का माहौल हैंडल करते हो, क्या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, क्या आप कामली बिहेव करते हो, दिस ऑल कम्स अंडर दी ब्लैंकेट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हम आज, जैसे आपने कहा, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट पे बात करेंगे। इसके अलावा जेनेटिक्स और बायोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के हवाले से। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर करते हैं, इसकी वजह क्या है? एजुकेशन लोगों में ज़्यादा नहीं है या हम ज़्यादा प्रेफरेंस जिस्मानी सेहत पर देते हैं? लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हमें मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा हमने देखा है। और एक ज़्यादा फोकस रहता है जिस्मानी सेहत पर। लोगों के अंदर एक फोबिया है कि अगर मैंने मेंटल वर्ड यूज़ किया या मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बोला तो इमीडिएटली लोगों का ये रिएक्शन होगा कि इसको तो साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी पोस्ट कोविड लोगों में इतना हो गया है कि एटलीस्ट दे आर रीचिंग टू साइकोलॉजिस्ट और वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लगे हैं। लेकिन ज़्यादातर फोबिया जो है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो घर से ही शुरू होती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मसला है बहुत बड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, वादी कश्मीर में नफ्सियाती तकालीफ ज़्यादा देखने में आप आ रहे हैं, आपकी दानिश्त में क्या वजूहात हैं जो ये मामलात या जो जहनी मसाइल सामने आ रहे हैं? हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोग गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। हम किस तरीके से उठते हैं, हमारे सोने का तरीका क्या है, हम चीज़ों को किस तरीके से फेस करते हैं और रिएक्शन क्या देते हैं, फैमिली कैसे सपोर्ट करती है और ख़ुद हमें क्या क्या समझने की ज़रूरत है। इस वजह से जो है ओवरऑल स्ट्रेस बहुत हो गया है। नफ्सियाती तकालीफ हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे खाने पीने से या तर्ज ज़िंदगी से? जहाँ मैं वही कहने वाली थी कि 7 थिंग्स, और हम उस पर थोड़ा सा खुलासा करेंगे। पानी पीना, अच्छी नींद, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में बोलेंगे, खाने पे, सनलाइट, एक्सरसाइज, रिलेशन पे भरोसा और डिवाइन पावर। ये 7
चीज़ें हैं जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करके जो लोगों को फ़ायदा देगी। सबसे पहली बात कि हमारा जो बॉडी है उसमें 60 to 70% रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है, जिसमें से अगर मान लीजिए 1 ग्लास हमने पानी पिया, इसमें से 30-40% ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है पानी की अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जब हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं किसी भी वजह से, पानी नहीं पीते हैं या ज़्यादा यूरिनेशन होता है, तो ब्रेन भी डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि आपका ब्रेन जो है उतना आउटपुट नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए। तो इसका मतलब अगर जिस्म को पानी ज़रूरत है तो दिमाग को भी पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये पहली बात है कि जो लोग इग्नोर करते हैं। ऑन एन एवरेज जो रिकमेंडेशन है, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से किसी भी एडल्ट फीमेल को 2.8 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है थ्रू आउट द डे, एंड मैन हैज़ टू ड्रिंक 3.2 लीटर्स पर डे, सो दैट वो जो ब्रेन फॉग है वो हट जाए। आप मान लीजिए किसी सिचुएशन में फंस गए और आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बच्चों के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पानी नहीं पीते हैं, और स्पेशली यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लोग 1 ग्लास या 1 बॉटल से अभी क्योंकि आई एम ऑन वेकेशन तो लोगों के यहाँ जाना आना होता है, पानी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो यू डोंट स्टार्ट योर things with water. So the more you are hydrated, तो आपकी concentration बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप में energy level बहुत आ जाएगा, brain fog खत्म हो जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा पानी पीना। पानी पीना। अच्छा, तो दूसरा, हमारा फूड पैटर्न सारा चेंज हो गया है। बहुत पुरानी कहावत है, वी आर व्हाट वी ईट। हम वही हैं जो हम खाते हैं। हम जंक खा रहे हैं, हम जंक सोच रहे हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि ब्रेन की भी एक ग़िज़ा होती है, जैसे बॉडी की ग़िज़ा होती है। ब्रेन के लिए स्पेसिफिकली फूड रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स और ओमेगा 3 की ज़रूरत है, और प्रोटीन्स की ज़रूरत है। ब्रेन गुड कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड है और ओमेगा 3 पे डिपेंड है। इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ कॉन्शियसली हम लोग खा रहे हैं। कभी कभी खाते हैं। तो इसमें अगर और मैं थोड़ा, क्योंकि फूड वाला पार्ट जो है अगर हम शुरू करेंगे तो शायद 2 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कैसे इस चीज़ को इंटरप्रेट करें कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इस चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि नेचुरल फूड, प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड, ये एक 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। हमारे पास एक भुट्टा है, ये नेचुरल फूड है, इसमें कोई केमिकल नहीं। हमने इसको काट के कैन में भर दिया तो ये प्रोसेस्ड हो गया, इसमें थोड़ा सा मिलावट आ गई, थोड़े से मिनरल्स बच गए, थोड़ी सी न्यूट्रिशन बच गई, और इसको हमने कॉर्नफ्लेक्स में डाला और भी चिप्स वगैरह में बनाया, तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। भुट्टे में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन है, कोई न्यूट्रिशन नहीं, तो ब्रेन को नहीं मिल रहा है। बट इफ़ यू ईट फिश, इफ़ यू ईट जो दूध है, विटामिन डी रिच फूड है, विटामिन B12 रिच फूड है, ओमेगा 3 स्पेसिफिकली हाईएस्ट क्वांटिटी फ्लाक्स सीड्स में पाई जाती हैं। अगर वो हम रेगुलरली अपने फूड में नेचुरल तरीके से भी, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मल्टीविटामिन्स लो, मैं कह रही हूँ आप एटलीस्ट अपने फूड को एसेस करो, आपके बच्चों के टिफ़िन में क्या है, आप लंच में क्या ले रहे हो, नेचुरल जितना आप खाएंगे, अपने सामने जो बना हुआ आप जितना खाएंगे उतना आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ग़िज़ा जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। अगर हम रिच प्रोटीन, रिच जो बाकी न्यूट्रिशन से भरपूर ग़िज़ा खाएंगे तो हमारा जिस्म ही नहीं बल्कि दिमाग भी सेहतमंद रहेगा। तो दूसरी किस चीज़ पे हमें ख़ास ध्यान देनी होगी? फूड में एक चीज़ और है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ प्रोसेस्ड फूड का और बेकरी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया है। तो मैं लोगों को बता दूं कि जब भी हम शुगर कंजप्शन करते हैं, पहले तो शुगर में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, इट्स ओनली कार्बोहाइड्रेट, इससे कोई एनर्जी नहीं आती जो हमें लगता है कि चीनी खाने से एनर्जी आती है। इसमें पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एक कॉर्टिसोल होता है। जब भी हम एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं मोर देन रिकमेंडेड या ऑलरेडी बीमारियों में हैं, इसमें ये जो कॉर्टिसोल होता है अगर ये बढ़ गया सडनली एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लोगों को ये कहना है कि स्ट्रेस में, एंजाइटी में और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि आप किसी को भी देखेंगे वो ज़्यादातर स्ट्रेस वर्ड यूज़ करता है या टेंशन। स्ट्रेस का मतलब होता है अगर हम एक स्पेसिफिक 1 लाइनर आंसर दे कि कोई भी काम अंडर प्रेशर करना, जो आमतौर की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। आप टास्क जल्दी करते हो,
स्कूल बस लेट हो गई, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक हो गया, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकता है अगर हम रोजमर्रा उसी लाइफ में गुजार रहे हैं। एंजाइटी होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी और फेयर, जहां आपको वसवसा हो, डर हो, ये एक अलग मौजू है। और तीसरा डिप्रेशन, जो यकीनन बीमारी है और उसमें इलाज चाहिए। तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, जो मैंने अभी तक चीज़ें बोली, आप उससे स्ट्रेस भी रिड्यूस कर सकते हो, आप उससे एंजाइटी भी रिड्यूस कर सकते हो। सो वी टॉक्ड अबाउट 2 थिंग्स। हमने फूड के बारे में बात की, वाटर के बारे में बात की। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्लीप, रेस्ट। रेस्ट को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं। आप अगर टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ, और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा जब आप मॉर्निंग में उठोगे। अच्छी नींद का मतलब ये नहीं होता है 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जिसमें आप फ्रेश फील करो, वही आपका स्पेसिफिक टाइम है। तो होता क्या है, जनरली हमारी हार्ट बीट जो है वो 70 बीट्स पर मिनट है, और लंग्स की जो रेट है वो 18-19 है। जब हम रेस्ट करते हैं, अच्छी नींद करते हैं, हार्ट को इतना रेस्ट मिल जाता है, वो 20-30 बीट्स पर मिनट चला जाता है, और लंग्स जो है 10 बीट्स पर मिनट। एवरीथिंग इज़ रिजुवेनेटिंग, सारी सिस्टम चेंज होती है। तो अगर हम इसको भी इम्पोर्टेंस दें, आप किसी को भी स्ट्रेस में देख लो, अगर वो अच्छी नींद करता है, नेक्स्ट डे उसको याद भी नहीं होगा कि एक दिन पहले लड़ाई हुई थी या परेशानी थी। ही हैज़ नाउ ए स्कोप ऑफ स्टार्टिंग हिज डे न्यू। जिस तरह मैंने आगाज़ में ही कहा कि न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी जो जूझ रहे हैं एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन के वो शिकार पाए जाते हैं, हमें ये बताइए कि क्या उनके इस तकालीफ में खाने पीने की अमल दखल है, या टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें? दोनों चीज़ें। अगर हम बच्चों में देखें, कुछ साल तक, लाइक 8, 10, 9 साल तक ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उनमें एक पर्टिकुलर एरिया है कि अगर उसमें जंक फूड ज़्यादा चला गया, देयर कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन पूरी ख़राब हो जाती है, और वो बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम वो डेवलप नहीं होता है जैसे एडल्ट्स में होता है। और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बिकॉज ये ब्लू लाइट है, ये डायरेक्ट ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है और एजिटेट करती है। 2 आवर्स बिफोर स्लीप इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने मोबाइल और गैजेट्स ऑफ करें। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो 1 घंटे से ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, बट जितना हो सके, क्योंकि अब क्लासेस वगैरह सब इसी पे होती हैं, जितना हो सके इसको डिसिप्लिन करें, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करें, और बड़ा स्क्रीन यूज़ करें, दैट इज़ हेल्पफुल। मोबाइल तो बहुत क्लोज है, इट इज़ रियली चेंजिंग द माइंड स्टेट। कई इससे कई बीमारियां वजूद में आ जाती हैं, जिस तरह से कमज़ोर हो जाता है ब्रेन, और दूसरी बात कि उनका जो सोचने का मादा है वो कम हो जाता है, और मेमोरी भी लॉस हो जाती है। बिल्कुल, जैसे जितनी भी बातें हमने कही, उसमें सबसे पहले ब्रेन फॉग, यानी कि आपको ब्रेन ही धुंधला हो गया, आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्लियर, आपको जो बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है ये आप समझ ही नहीं पाओगे, और पेरेंट्स वैसे ही परेशान कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। आप ये प्लीज़ चेक करो कि आप अपने बच्चों को क्या देते हो, क्या आप उनको सही खाना दे रहे हो, बिकॉज हम लोग फास्ट वर्ल्ड में हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो नेचुरल चीज़ें हैं, और जैसे नॉर्मल खाना हो गया, दाल चावल हो गया, रोटी हो गई, जो ड्राई फ्रूट्स हो गए, और फिश है, मटन है, चिकन है, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाओ बच्चों में, एंड देन सी हाउ दे विल परफॉर्म, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जिस्मानी सेहत के लिए दिमागी सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है? पहले ज़माने में हम लोग जब सर्वे करते थे, हम लोग किसी को भी बोलते थे व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू, तो उनका आंसर होता था सैलरी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। शायद अभी भी लोग यही यूज़ करते हैं। अब जो है सक्सेस जो है वो है सैलरी, जॉब, रिलेशनशिप्स, ये सारी जो हैं ये 40% है, और 30% इज़ मेंटल हेल्थ, 30% इज़ फिज़िकल हेल्थ। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली फिट हो, यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस अर्थ इन अ पॉजिटिव वे। जिस तरह से आपने फूड की बात की, पानी ज़्यादा लेने की बात की, तर्ज ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए ताकि जो हमारी जो बीमारियां पनप रही है उन पर काबू पाया जा सके, ख़ासकर दिमागी सेहत के ताल्लुक से? अगर हम रूटीन सेट करें, पहले तो जब मॉर्निंग में उठे खाली पेट पानी पीना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके का हो।
थोड़ा सा टाइम देना है उसमें, ताकि जो केमिकल्स हैं स्टमक में, इससे आपकी एसिडिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और ब्रेन को सडनली न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा 60 to 70% ब्रेन रिक्वायर्स वाटर। उसके बाद अपना अपना नाश्ता करें। अगर एसिडिटी के इश्यूज़ हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि पानी आधा 1 घंटा पहले पी ले, किसी भी खाने से पहले, और खाने के 2 घंटे तक भी पानी ना पिए, क्योंकि इसमें काफ़ी एंजाइम्स भी होते हैं जो एग्रीवेट होते हैं अगर हम पानी पीते हैं। जो भी ब्रेकफास्ट हो, ये सोचा समझा ब्रेकफास्ट हो, ये नहीं कि आप उसी दिन डिसाइड करो। मेरे कहने का मतलब है आप जो भी खाओ ये आप रैंडमली मत खाओ, और बिना भूख लगे तो कुछ मत खाओ। जिस्मानी वर्जिश की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है दिमागी सेहत के लिए? बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। जब हम एक्सरसाइज करते हैं विद इन 10 मिनट्स, अगर आप सिंपल वॉक करते हो, क्योंकि हमें लगता है कि अगर जिम नहीं जाएंगे तो शायद एक्सरसाइज नहीं है, जब आप सिर्फ 10 मिनट चलते हो, हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं विच एक्ट्स एज एन एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स 10 मिनट के अंदर। अगर आपको गुस्सा आता है और बहुत लड़ाई का माहौल है, और जिसको भी आता है, अगर वो सिर्फ ये समझ ले कि मैं एक गिलास पानी पी लूँ और 10 मिनट घूम के आ जाऊँ, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, वो एंगर वाला मोमेंट ख़त्म हो जाएगा। इतनी पावर है 10 मिनट के वॉक में। अच्छा, आपने दुबई में कई वर्षों से आप वहाँ रिहाइश पजीर है और वहीं काम कर रही हैं, तो इस वक्त आप वकेशन में हैं श्रीनगर में, तो जानना चाहेंगे कि वहाँ जो मेंटल हेल्थ आपने देखा और कश्मीर में आप जो देख रही है, अंतर क्या है? यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा है कोई, और वहाँ पे हम लोग काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हर मामले में। हम लोगों को बोल रहे हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ताकि हम अप्रोप्रिएट रेफरल कर सके। यहाँ हर किसी चीज़ को एक ही चीज़ नज़रिए से देखा जा रहा है। अगर किसी को स्ट्रेस है तो साइकेट्रिस्ट के पास, ये नहीं कि खुद भी कोशिश करें कि उन चीज़ों को चेंज करने की। काउंसलिंग वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे। अब तो काफ़ी चीज़ें होने लगी हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, लेकिन जब रियली कोई स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में होता है, आप उसको टाइम नहीं दे पाते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है उस चीज़ से। तो इंशाल्लाह जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी और लोग इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, काफ़ी बेहतरी हो सकती है। बट ओवरऑल इट इज़ अबाउट विजन, इट इज़ अबाउट अवेयरनेस। काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, हाल ही में आपने एक सेमिनार में भी शिरकत की यहाँ, तो क्या लगा आपको कि कहाँ है हम मेंटल हेल्थ में कश्मीर में इस वक्त? डिसऑर्गेनाइज्ड है, सॉरी टू से। हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमें स्कूल्स में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड करना चाहिए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि अगर हम अपना जो ज़िंदगी के आदाब में चेंज लाए और ग़िज़ा में अगर चेंज लाए तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, तो क्या किया जाए ताकि डॉक्टर के पास जाना ना पड़े? अगर आप सच में बहुत परेशान हो और कोई भी रीज़न है, 10 मिनट सनलाइट में बैठ जाओ। सनलाइट का बड़ा पावर है। जैसे ही हम लोग, जैसे अनफॉर्चुनेटली कोई परेशान होता है तो कमरे में बैठ के पर्दे बंद और अंधेरा चाहिए, तो ये एक बड़ी सिचुएशन होती है और इसको फैमिली मेम्बर्स को रिकग्नाइज़ भी करना चाहिए। तो किसी तरीके से उस बंदे को बाहर आप 10 मिनट सनलाइट में बिठा दो। होगा क्या कि इमीडिएटली जो हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, उसमें सनलाइट 5-10 मिनट तक जब कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होती है, इससे 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, मेलेटोनिन और एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आपका मूड एलिवेट कर देगा और जो मेलेटोनिन है आपकी नींद बेटर कर देगा। अच्छा, तो ये भी ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें अगर हम करते रहें तो इंशाल्लाह बीमारी तक नहीं पहुँचेंगे। बहरहाल आपने मुदल्लल जानकारी हमें दी मेंटल हेल्थ और इससे बचाव की तदाबीर और जो तर्ज ज़िंदगी में हमें बदलाव लाना है और तर्ज ज़िंदगी में तब्दील ला के इनमें जो बीमारियां हैं वो कम हो सकती है, उस पर मुदल्लल जानकारी दी। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये थी डॉक्टर आसिया नबी, जिनका कहना है कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।